तुम यकीन नहीं करोगे, नर्क में बर्फ जम गई है, सूअर उड़ रहे हैं और छापाखाने तक थम गए हैं। ब्रिटिश उद्योग ने सच में कुछ अच्छा किया है, मुझे पता है। पहली बार सुर्खियां देखकर हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोल्स रॉयस की वजह से यूके छोटे न्यूक्लियर रिएक्टरों में दुनिया का नेता बन सकता है। ब्रिटिश मेगा प्रोजेक्ट्स की नीरसता और यूके में कुछ समय से चल रही आर्थिक सुस्ती के बीच ये ब्रिटेन के लिए फिर से समृद्धि की ओर लौटने का एक असली मौका है, बशर्ते कि ये काम करे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नई इंडस्ट्री में अगुवाई करते हुए सारा जोखिम आप उठाते हैं। ब्रिटेन न्यूक्लियर पावर पर दांव लगा रहा है और देश का भविष्य इसी पर निर्भर है। सवाल है, वे इसे कैसे करेंगे? यूके के लोग जून 2026 में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और मौसम की शिकायत कर रहे थे। तभी अचानक रोल्स रॉयस और उसकी एसएमआर सब्सिडियरी की लगातार सुर्खियां आने लगीं। पहली खबर में बताया गया कि रोल्स रॉयस के नेतृत्व वाले समूह को स्वीडन में 3 मिनी रिएक्टर बनाने का काम मिला और उन्होंने अमेरिकी जीई, वर्नोवा और जापानी अटाची के गठबंधन को हराया। ये रोल्स रॉयस एसएमआर के लिए तीसरी बार है जब उसे एसएमआर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें चेक गणराज्य की प्रमुख बिजली कंपनी सीईजेड और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी प्रमुख समर्थक हैं। और इसमें ब्रिटिश सरकार के हित भी शामिल है। सरकार रोल्स रॉयस की लॉबिंग कर रही है, जो यूके की ग्रेट ब्रिटिश एनर्जी न्यूक्लियर GBEN की साझेदार है। अब स्वीडन में नया निवेश जुड़ते ही चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। जल्द ही ब्रिटानिया फिर समंदरों पर राज करेगी। हाँ, जरूर। अरे नहीं, इतनी जल्दी नतीजे पर ना पहुंचे, ठीक है? जो नहीं जानते उनके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर क्या हैं? अगर आपने हमें पहले न्यूक्लियर पावर या छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर कवर करते नहीं देखा, तो एसएमआर वैसे ही हैं जैसा उनके नाम से लगता है। ये छोटे आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और फिर साइट पर ले जाकर असेंबल किया जाता है। इस तकनीक को आगे बढ़ाने के कई फायदे हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे की वजहें साफ हैं। कुछ देश अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर या AI डेटा सेंटर्स। और कुछ देश सिर्फ जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। मुद्दा यह है कि ये आइडिया काफी बहुउपयोगी है और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना जरूरी नहीं, इसलिए ये उन देशों के लिए फायदेमंद है जिनके पास बड़ी न्यूक्लियर इंडस्ट्री नहीं है। हालांकि इसे लंबे समय तक विज्ञान कथा से ज्यादा कुछ नहीं माना गया था, लेकिन ये तकनीक कई सालों से परिपक्व हो रही है और अब हालात ऐसे हैं कि कंपनियां इसे एक व्यावसायिक रूप से लाभकारी विकल्प के तौर पर देख रही हैं। इसी जगह रोल्स रॉयस अपनी विशेषज्ञता के साथ सामने आता है। सिर्फ 3 स्वीडिश रिएक्टरों का ये कॉन्ट्रैक्ट अरबों पाउंड का है। अगर आप रोल्स रॉयस हैं तो समझना आसान है कि ये चुनौती उठाना क्यों सार्थक है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। विडेबर्ग क्राफ्ट स्वीडिश सरकार की ओर से परियोजना चला रही न्यूक्लियर पावर कंपनी है, जिसने टेंडरों के मूल्यांकन और सप्लायर चुनने में 4 साल लगाए, जिससे अंत में सिर्फ एक चुना गया। ये प्रक्रिया द बैचलर के सबसे लंबा और नर्डी वर्जन जैसी थी, कम से कम हम ऐसा मान सकते हैं। मैंने कभी द बैचलर नहीं देखा। ये रोमांचक है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा पर यूरोप में साझा दृष्टिकोण की शुरुआत है। पहले 3 रिएक्टर रोल्स रॉयस और GGBEN द्वारा यूके में बनाए जाएंगे, जबकि चेक प्रोग्राम के तहत राज्य के स्वामित्व वाली CES चेक गांव टेमेलिन में रोल्स रॉयस SMR डिजाइन का उपयोग करके 6 और रिएक्टर बनाएगी। जर्मनी सहित अन्य देश भी इस परियोजना में रुचि रखते हैं, जहां बड़े परमाणु संयंत्र बंद किए गए हैं, जिससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की मांग बढ़ी है। यूरोप में परमाणु ऊर्जा में पूरी रुचि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऊर्जा की ऊंची कीमतों से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए परमाणु ऊर्जा उस बोझ को कम करने के लिए एक उपयोगी समाधान है। असल में ऐसा माना जाता है कि स्वीडन ने अमेरिकी समर्थित बोली के बजाय रोल्स रॉयस को चुनने का कारण आंशिक रूप से भू राजनीतिक व्यवधान के जोखिम के कारण था। होर्मुज में गोलीबारी से तेल कीमतें बढ़ने पर स्वीडन ने इस बार अपने नजदीकी क्षेत्र से समाधान खोजा है। ईरान, यूक्रेन और वहां से जुड़ी ऊर्जा संकटों के बीच इन संघर्षों ने देशों को अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है और इसलिए जाहिर है परमाणु ऊर्जा की ओर भी। 2025 में स्वीडिश सरकार ने
40 वर्षों में पहली बार नए रिएक्टरों के वित्त पोषण के लिए कानून पारित किया और देश के परमाणु उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने की बात कही। स्वीडन का कहना है कि यह ऊर्जा सुरक्षा और 2045 तक नेट जीरो लक्ष्य पाने में मदद करेगा। ये 3 रिएक्टर ग्रिड में करीब 470 मेगावाट बिजली जोड़ने के लिए तैयार हैं, जिससे स्वीडिश पावर ग्रिड की क्षमता में अगले 60 वर्षों तक लगभग 6% की बढ़ोतरी होगी। मिलाकर ये तीनों यूनिट्स 12 टेरावाट घंटे बिजली सालाना पैदा कर पाएंगी। तो 12 टेरावाट घंटे ये कितना होता है? स्वीडन में औसत घर सालाना करीब 15,000 किलोवाट घंटे बिजली खर्च करता है। इसका मतलब है कि ये तीनों रिएक्टर अकेले ही 8 लाख घरों को बिजली दे सकते हैं, या पूरे देश के लगभग छठे हिस्से के घरों को पूरे साल भर के लिए बिजली मिल सकती है। स्वीडन के पहले 3 रिएक्टर रिंगहॉल्स न्यूक्लियर प्लांट के पास पश्चिमी तट पर लगाए जाएंगे। पीटर कार्ल, यूके के बिजनेस सेक्रेटरी, ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिटिश नवाचार और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में विश्वास का बड़ा संकेत बताया। हम स्वीडन में अपने साझेदारों संग यूरोपीय परमाणु पुनर्जागरण के केंद्र में हैं। यूके के किसी राजनेता की बात पहली बार सिर्फ दिखावा नहीं लगती, क्योंकि ये आधुनिक ब्रिटिश औद्योगिक सफलता का दुर्लभ उदाहरण है। सच कहूं तो ये अपने आप में उल्लेखनीय है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ब्रिटिशों में एक कहावत है, पूरे दिन बस का इंतजार करो, फिर एक साथ 2 बसें आ जाती हैं। बस इस मामले में बस रोल्स रॉयस है, तो ये एक बहुत ही शानदार परमाणु चालित बस है। स्वीडन डील की घोषणा के साथ ही यूके ने जापान सरकार के साथ मिलकर छोटे परमाणु रिएक्टरों की इस तकनीक को आगे बढ़ाने की घोषणा भी की। इस बार ध्यान उन रिएक्टर्स पर है जिन्हें एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स या AMR कहा जाता है, जो छोटे रिएक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वे रिएक्टर्स जिन्हें रोल्स रॉयस बेचने की योजना बना रहा है। यह लक्ष्य सिर्फ तकनीकी बढ़त नहीं, बल्कि ऐसे रिएक्टर बनाना है जो फैक्ट्री, डेटा सेंटर और सैन्य ठिकानों को बिजली दें। जापान दशकों से उच्च तापमान गैस कूल्ड एडवांस्ड रिएक्टर का परीक्षण कर रहा है, लेकिन इसकी तकनीक अब तक व्यावसायिक रूप से साबित नहीं हुई। इसलिए रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां इसे बाजार में आजमाने के लिए जरूरी हैं। रोल्स रॉयस ब्रिटेन की राष्ट्रीय परमाणु प्रयोगशाला और जापानी समकक्ष के साथ रिएक्टर और ईंधन विकसित करेगा, ताकि ये वैश्विक खरीदारों के लिए तैयार हों। इस साझेदारी में जापान की परमाणु एजेंसी कंपनी के साथ सुरक्षा डेटा साझा करेगी, ताकि 2030 के दशक के मध्य तक यूके में डेमोन्स्ट्रेटर रिएक्टर बन सके। जापान के घरेलू AMR और SMR कार्यक्रम से दोनों देश मिलकर इन तकनीकों को आजमा सकेंगे। दुनिया भर की कंपनियां AMR की दिशा में दौड़ रही हैं। कई कंपनियां इस खास दौर में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, या इस मामले में AMR की दौड़ में, क्योंकि जो भी कंपनी जल्दी से इस बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लेगी, उसका फायदा बहुत बड़ा होगा। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी देश या कंपनी जो इस तकनीक को व्यावसायिक रूप से सफलतापूर्वक विकसित कर लेती है, वो सचमुच बहुत बहुत अमीर हो जाएगी। इस समझौते में जापान और यूनाइटेड किंगडम ने नए ईंधन के विकास के तरीके खोजने पर सहमति जताई, जिसे AMR उपयोग करेगा। इसे ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोट्रोपिक पार्टिकल फ्यूल या ट्राइसो कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पारंपरिक परमाणु ईंधन से अधिक सुरक्षित और मजबूत है, क्योंकि सामान्य रिएक्टरों के विपरीत, जिन्हें प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए उनके फ्यूल रॉड्स को सक्रिय रूप से हटाना पड़ता है, ट्राइसो खुद ही ठंडा हो सकता है, जिससे आपदाओं का खतरा कम हो जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये खसखस के आकार के यूरेनियम टुकड़ों को हीरे से मजबूत परतों में लपेट कर बनाया जाता है। फिर इन्हें षटकोणीय ब्लॉक्स या बिलियर्ड की गेंद जितने आकार के कंकड़ों में दबाकर रिएक्टर में डाला जाता है। ट्रीसो का दूसरा फायदा यह है कि ये रिएक्टर सामान्य परमाणु रिएक्टरों की तुलना में कहीं ज्यादा गर्मी पर चल सकते हैं, जिससे वे समान मात्रा के ईंधन से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतनी उपयोगी गर्मी देता है कि इसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। नुकसान ये है कि ये सब समझना और हल करना बेहद जटिल है। शुक्र है हमारे शोधकर्ताओं को इंटरनेट मिला, जिससे हम आपको समझा सकते हैं, वरना पहले वैज्ञानिकों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल रहा होगा। समय, चुनौती और खर्च के लिहाज से ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, और फिर उसे एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाना और भी कठिन है। लेकिन आमतौर पर अगर आप ट्राइसो ईंधन के साथ एक AMR बना सकते हैं,
तो आप एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बना सकते हैं जिसकी दुर्घटना सहनशीलता कहीं ज्यादा हो, और इस तरह आप परमाणु तकनीक के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इसे करना उतना ही मुश्किल है जितना गौत किशोर को समझाना कि ये सिर्फ एक फेज है। हालांकि यूके सरकार ने इस समस्या पर पहले ही सोचा है। ट्राइसो के लिए, यानी वो गौत वाली बात नहीं, बल्कि एक परमाणु ईंधन कंपनी यूरेंको के साथ 300 मिलियन पाउंड की लागत से एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है ताकि यूके में इन पैलेट्स को बनाने के लिए एक संवर्धन सुविधा बनाई जा सके। टेलीग्राफ के अनुसार अभी यूरोप में कोई देश नहीं है जहां पैलेट्स को तैयार ईंधन में बदलने की सुविधा हो जो रिएक्टरों में जाता है। हाँ, रूसियों के पास है, लेकिन वेस्टमिंस्टर और रेड स्क्वायर अभी एक पिज्जा भी साझा नहीं कर सकते। परमाणु रहस्य साझा करना तो और मुश्किल है। यहीं पर जापान की भूमिका आती है, जिसने अपने रिएक्टरों का व्यापक परीक्षण करके यह तकनीक हासिल की है। इससे यूके को इन जटिल प्रक्रियाओं को सीखने में बढ़त मिलेगी, जैसे पैलेट्स को ईंधन कंटेनरों में संपीड़ित करना, ट्राइसो ईंधन की कोटिंग और निरीक्षण करना, और यह सीखना कि रिएक्टर का तापमान बिल्कुल सही कैसे सेट करें ताकि वह समय पर चाय के लिए पानी उबाल सके। और हाँ, आखिरी बात हमने खुद बनाई थी, लेकिन यूके में दशकों से परमाणु वैज्ञानिकों के लिए बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। उन्हें इतने समय में कुछ करना ही रहा होगा, या तो चाय की बात या प्रिंस फिलिप की लाश को फिर से जिंदा करने का तरीका ढूंढना। इससे जापान को भी फायदा होता है। वे 2011 के फुकुशिमा भूकंप और सुनामी के बाद अपनी परमाणु इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चेरनोबिल के बाद सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना थी। ये बात समझ में आती है कि टोक्यो नहीं चाहता कि उसकी स्थायी परमाणु विरासत यही रहे। उनके पास हिरोशिमा, नागासाकी, गॉडजिला और फुकुशिमा है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें जीत की जरूरत है। असल में जापान फिर से इस तकनीक को अपना रहा है क्योंकि दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाला ईंधन अभी बहुत महंगा पड़ रहा है, जबकि परमाणु ऊर्जा ज्यादा फायदा दे सकती है, खासकर तब जब सारा ढांचा पहले से मौजूद हो, जैसा जापान में है। ठीक है, जब आप यह देखते हैं तो साफ है कि यूनाइटेड किंगडम इस तकनीक में आगे है, लेकिन क्या यह सफल होगा? दुनिया में बिक सकने वाली नई तकनीक बनाने का लागत लाभ क्या है? इसमें शामिल लोगों को क्या फायदा मिलता है? आइए सकारात्मक बातों से शुरू करते हैं, और इस तकनीक और इसमें शामिल पक्षों के लिहाज से इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, अगर आपको यह काम करने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी चुननी हो तो वो रोल्स रॉयस ही होगी। वे यूके की परमाणु पनडुब्बियों के आपूर्ति करता रहे हैं, लेकिन रक्षा में रोल्स रॉयस एसएमआर ने इस तकनीक को खास तौर पर आगे बढ़ाया है। फैक्ट्रियां, विमान और परमाणु रिएक्टर रोल्स रॉयस की खासियत है। साथ ही कोई भी बड़ा तकनीकी और नाजुक काम, वे बेहतरीन विकल्प है। यूके में लग्जरी कारों के कम विकल्प हैं और ब्रिटिशों ने लंबे समय से कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, इसलिए वे कोई और ज्यादा अहम काम तो कर नहीं रहे। असल में उन्होंने ज्यादातर समय ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने में बिताया कि रिएक्टर शुरू हो, और अब उनका सपना सच हो रहा है। इसमें उनके फायदे साफ है। ये पैसा, अनुभव, स्केलेबिलिटी और यूरोप में एसएमआर अपनाने पर एकाधिकार की संभावना है। तकनीक खरीदने वाले इन देशों के व्यापक समर्थन के कारण वे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आखिरकार चेस, एक चेक यूटिलिटी कंपनी, रोल्स रॉयस एसएमआर में 20% हिस्सेदारी रखती है। वे निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं, इसलिए अपनी परमाणु योजनाओं को रोल्स रॉयस से जोड़कर वे शुरुआत से ही इस मौके का हिस्सा बन रहे हैं। आखिरकार वे कंपनी के साथ रिएक्टर विकास और वैश्विक उत्पादन पर भी काम करेंगे। सच कहूं, इन परियोजनाओं का अंतर्राष्ट्रीय पहलू ही सबसे रोमांचक है। इस परियोजना की अगुवाई करते हुए यूके के बाजार में रोल्स रॉयस से जुड़े आर्थिक लाभों का बड़ा हिस्सा, यानी अरबों का फायदा मिलता है, जो इस समय ब्रिटेन के लिए काफी मददगार है। साथ ही उसे जरूरी बुनियादी ढांचा भी मिलता है जो जनहित में उपयोगी हो सकता है। ये नौकरियां लाता है, ज्ञान बढ़ाता है और लंदन को निर्यात में बढ़त दिलाता है, जिससे यूके को विनिर्माण क्षमता विकसित करने का मौका मिलता है। जापानी लोगों को उन्नत तकनीकी विकास के लिए एक दीर्घकालिक साझेदार मिल रहा है, यूरोपीय बाजार में जल्दी प्रवेश का रास्ता मिल रहा है और साथ ही कुछ ऊर्जा सुरक्षा भी मिल रही है। स्वीडन के रिएक्टर और पुर्जे, एक प्रतिष्ठित कंपनी, अच्छे मानकों पर बनाती है। साथ ही उसे बोनस में थोड़ी ग्रिड क्षमता भी मिलती है। यही बात है। देश अकेले काम नहीं करेंगे,
एसएमआर परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस तरह के रिएक्टर विकसित करना सच कहे तो काफी मुश्किल है और हर वो पुर्जा जिसकी जरूरत है उसे घरेलू स्तर पर बनाना हमेशा संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना बेहतर है। रोल्स रॉयस की कुछ परियोजनाओं में लाखों पुर्जे होते हैं। हर चीज देश में ही बनाना परमाणु कार्यक्रम को बहुत महंगा बना देगा। नहीं, रोल्स रॉयस ने स्वीडन को प्रस्ताव दिया कि स्टॉकहोम, यूके और चेक गणराज्य के साथ सप्लाई चेन और तकनीकी जानकारी साझा कर सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एसएमआर परियोजना में शामिल तीनों देशों को उन चीजों तक बेहतर पहुंच मिलेगी जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: सामग्री, लोग और ज्ञान। ये यूके और रोल्स रॉयस की एक समझदारी भरी चाल है और पूरे यूरोप में एक सहयोगी परियोजना के रूप में ये भविष्य के उन समझौतों की नींव रखती है जो ऐसे बाजार में इन रिएक्टरों की तेजी से शुरुआत सुनिश्चित कर सकते हैं जो पहले से ही इन्हें प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। और जब इस तकनीक से जुड़े भविष्य के प्रोजेक्ट्स सबसे पहले आएंगे तो दूसरे देश किसके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, वे रोल्स रॉयस के साथ, यानी क्रम्पेट खाने वालों के साथ काम करना चाहेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक घर बना रहे हैं और आपकी गली का कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है अपना घर बनाने में। अगर आपको फिर कोई काम करवाना हो तो आप उसी व्यक्ति के पास जाएंगे, ना कि अपने दोस्त डेव के पास जो आल्डी के पास कूड़ेदान के पास घूमता है और जिससे अजीब सी बदबू आती है। ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है। इसमें मुख्य हितधारकों के लिए कई सकारात्मक बातें स्पष्ट हैं जो बड़े प्रोजेक्ट में जरूरी हैं। लेकिन इस तकनीक को अपनाने के फायदे क्या हैं? ये क्या खास दे सकता है जो सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं दे सकते? असल में इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है। मॉड्यूलर रिएक्टर इस तरह से बनाए जाते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में टुकड़ों में तैयार किया जाता है और फिर असली रिएक्टर को साइट के बाहर असेंबल किया जाता है। एसएमआर पारंपरिक गीगावाट स्केल प्लांट से छोटे होते हैं जिनसे धुएं की चिमनियों से भाप निकलती है। क्योंकि ये थोड़े छोटे होते हैं इसलिए इन्हें मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से कम देरी के साथ बनाया जा सकता है और निर्माण प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण लागत बढ़ने से बचाव सुनिश्चित करता है। एसएमआर को आगे चलकर पूरे यूरोप की फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा जिससे ये समय के साथ सस्ते हो जाएंगे। रोल्स रॉयस का अनुमान है कि जब उत्पादन पूरी तरह चालू हो जाएगा प्रति एसएमआर यूनिट लागत 2.2 बिलियन पाउंड तक आ सकती है। हालांकि यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यह उन पूर्ण पैमाने के न्यूक्लियर प्लांट्स की तुलना में कुछ भी नहीं है जिनको सिर्फ बनाने में ही दर्जनों अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। विचार है कि औद्योगिकृत नियंत्रित वातावरण साइट पर जल्दी असेंबली की सुविधा देगा और देरी का जोखिम कम करेगा। वास्तव में एलेक्सिस होन, जो रोल्स रॉयस एसएमआर प्रोजेक्ट के लीडर हैं, ने एक इंटरव्यू में कुछ इसी तरह की बात कही थी जिसे यहाँ उद्धृत किया गया है। उन्होंने कहा, फैक्ट्री आधारित तरीका बड़े पैमाने पर निर्माण, डिलीवरी के जोखिम कम करने, निरंतर सीख को शामिल करने और नियंत्रित वातावरण में कड़े गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा देता है। अब कुछ और मुख्य कारण हैं जो इन छोटे रिएक्टर प्रोजेक्ट्स को अच्छा विचार बनाते हैं। इन रिएक्टर्स की अवधारणा सिद्ध प्रेशराइज्ड वाटर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए ये कोई अव्यावहारिक या साइंस फिक्शन जैसी बात नहीं है। ये एक मजबूत अनुसंधान और विकास प्रणाली है जिसके पीछे प्रेरित समर्थक, समझदारी और वित्तीय ताकत है। ये प्रेशराइज्ड वाटर टेक्नोलॉजी स्वीडन के रिंगहॉल्स प्लांट में पहले से इस्तेमाल हो रही है, उस साइट के ठीक बगल में जहां ये एसएमआर्स लगेंगे। इस मामले में दोनों प्रोजेक्ट विशेषज्ञता, रखरखाव और पुर्जों में कुछ हद तक साझा कर सकेंगे। इन रिएक्टरों का एक और फायदा यह है कि ये बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय बिजली स्रोत प्रदान करते हैं, वो भी बिना कार्बन उत्सर्जन बढ़ाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सहायक हैं, पर हर जगह पर्याप्त धूप या हवा नहीं होती कि ये तकनीकें पूरी कमी भर सकें। बदलती विश्वसनीयता के चलते परमाणु ऊर्जा छोटे स्तर पर ज्यादा स्थिर विकल्प है। यह पीक घंटों के दौरान मांग के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम होगा और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड या ऊर्जा भंडारण सुविधाओं में वापस भेज सकेगा। जीवाश्म ईंधनों की अस्थिर कीमतों के कारण अब देश उन पर अधिक निर्भर नहीं हो रहे हैं। अब छोटे देश जो बड़े परमाणु संयंत्र नहीं बनाना चाहते और पेट्रो डॉलर या मौसम पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्प चुन सकते हैं। नतीजतन इसमें राजनीतिक तत्व है जो यह द्वितीयक लाभ है। 2026 में दुनिया को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व के तेल और गैस पर निर्भरता कम करना एक बेहतरीन विचार लगता है और होर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना शायद सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वैश्विक बाजार जिन नाजुक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर टिके हैं वे कितनी अस्थिर हैं
और जहां तक रोल्स रॉयस का सवाल है, जब बात यूरोप की आती है तो वो इस वजह से उसके लिए रास्ता पहले से खुला है। यूरोप के लिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी ऊर्जा की कमी से यूरोप संकट में आ गया था। ईरान और होर्मुज विश्व की 20% ऊर्जा रोक रहे हैं। यूरोप के पास अब ज्यादा जगहें नहीं बची हैं जहां से वो भरोसेमंद ऊर्जा प्राप्त कर सके, और 2022 की सर्दियों में रूस द्वारा यूक्रेन के समर्थन को लेकर यूरोप को ठंड में झोंकने की कोशिश के बाद से ही देश एक अधिक यूरो केंद्रित समाधान की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप में यह क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि महाद्वीप ऊर्जा संप्रभुता सुनिश्चित करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में 1000 से अधिक एसएमआर बन सकते हैं और $670 अरब से ज्यादा निवेश होगा। तूफान एर्गिन बिल्गिक, रोल्स के सीईओ, ने उस समय तक लगभग 400 एसएमआर बनाए जाने की एक अधिक मामूली संख्या बताई, लेकिन उनका मानना है कि रोल्स रॉयस के पास फिर भी अपने पहले कदम के फायदे से बाजार पर कब्जा करने का मौका है। अगर 2050 तक ये उद्योग इतना लोकप्रिय हो गया तो रोल्स रॉयस के अधिकारी ताहिती में मार्गरीटा पी रहे होंगे, अगर वे पहले से नहीं कर रहे हैं। ये उद्योग का भविष्य काफी सकारात्मक दिखता है, हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात मानते हैं। एलेक्सिस होन ने कहा कि एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद रोल्स रॉयस एसएमआर को उम्मीद है कि बाजार जल्दी ही खरीदारों के बाजार से विक्रेताओं के बाजार में बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि वे मानते हैं ये तकनीक इतनी लोकप्रिय होगी कि दुनिया भर के देश और यूटिलिटीज प्रमुख एसएमआर विक्रेताओं के यहां निर्माण स्लॉट पाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। देश और सरकारें अपना पैसा जल्दी खर्च कर देती हैं। ऊर्जा संप्रभुता पर बढ़ते फोकस के कारण हर दशक में और अधिक संभावित ग्राहक इन मॉड्यूलर रिएक्टरों की उपयोगिता देखेंगे, चाहे वे वही हो जिनका अभी परीक्षण किया जा रहा है या वे अधिक उन्नत संस्करण जो ब्रिटिश और जापानी सहयोग से डिजाइन किए गए हैं। हर तकनीक की तरह यह तकनीक भी छोटी और अधिक कुशल होती जाएगी जब वह व्यावसायिक रूप से लागू और दोहराई जा सकने वाले निर्णायक स्तर तक पहुंचेगी। सुरक्षा के तत्व आंतरिक और बाहरी कारणों से महत्वपूर्ण हैं। जापानी परियोजना के तहत विकसित AMR इसका उदाहरण है। हम पहले ही बता चुके हैं कि उनका ईंधन रिएक्टरों को मेल्टडाउन के मामले में पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाता है, पर सुरक्षा के कुछ तत्व संभावित क्रिटिकलिटी घटना से जुड़े नहीं हैं, जैसे सैन्य संघर्ष। बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशन बड़े होते हैं, वे ऐसे लक्ष्य हैं जो कई अलग अलग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े होते हैं। यूक्रेन ने अनुभव किया है कि जब किसी देश का परमाणु बुनियादी ढांचा दूसरे देश द्वारा निशाना बनता है तो क्या होता है। रूस के हमलों से यूक्रेन को कई परमाणु संयंत्र बंद करने पड़े, यहां तक कि चेरनोबिल के पास भी हमले हुए। संभावित प्रलयकारी आपदा को छोड़ भी दें तो ये विशाल संयंत्र, चाहे वे परमाणु ना भी हों, सैन्य संघर्ष में बड़े और आसानी से निशाना बनाए जा सकने वाले लक्ष्य होते हैं, खासकर सस्ते ड्रोन युद्ध के आगमन के साथ। एसएमआर थोड़ा अलग समाधान देता है। इन रिएक्टरों को देश भर में मॉड्यूल्स के रूप में तैनात किया जा सकता है। हालांकि इससे बचाव के लिए ज्यादा ढांचों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन देश भर में फैक्ट्रियां होने वाली ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में भी निर्माण को फुर्तीला बनाए रखती है। यह ग्रिड को एकल विनाशकारी हमले के प्रति अधिक लचीला बनाता है और जोखिम को फैलाता है, जिससे बिजली उत्पादन संयंत्रों की विफलता की संभावना कम हो जाती है। यह किसी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और अगर कुछ नहीं भी हो तो भी ये काफी अच्छा है, क्योंकि लोग परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत संवेदनशील हो सकते हैं और उन्हें इस बात की चिंता हो सकती है कि क्या रोजाना परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले रिएक्टरों के पास रहना सुरक्षित है या नहीं। अधिकांश मामलों में जवाब हाँ है। खासकर जापानी उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइनों में उन्हें कम जगह की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि उन्हें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत करीब बनाया जा सकता है जिससे वे ऊर्जा दे रहे हों, शायद किसी खास औद्योगिक क्षेत्र के पास या यहाँ तक कि उसके अंदर भी। कहा जाता है कि ये उन्नत रिएक्टर इतने सुरक्षित और उच्च तापमान पर चलते हैं कि द्वितीयक औद्योगिक लाभ भी दे सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक रोल्स रॉयस के AMR लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलेंगे और दर्जनों मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इसका अर्थ है कि वे स्टील निर्माण जैसी ऊर्जा गहन फैक्ट्रियों और हरित हाइड्रोजन उत्पादन दोनों के लिए गर्मी व बिजली दे सकते हैं। सीमेंट और रसायन जैसे प्लास्टिक और उर्वरक ये छोटे, ज्यादा सुरक्षित, स्केलेबल हैं और दुनिया भर में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। ये इतने उपयोगी हैं कि कप होल्डर और क्लिपबोर्ड जैसे फीचर्स के साथ आते हैं,
जिससे आप कई काम कर सकते हैं। बस यही है। हम बीते जमाने की परमाणु दुनिया को अलविदा कहेंगे और आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ कि एसएमआर्स और आगे चलकर एएमआर्स हर मामले में पूरी तरह श्रेष्ठ हैं और इनमें कोई कमी नहीं है। सही है ना? तो उम्मीद के मुताबिक नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तक हमने ब्रिटेन के मॉड्यूलर रिएक्टर पावर हाउस बनने की कोशिश का अच्छा चित्र पेश किया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। एक तो कितना व्यावहारिक है कि ये तकनीक अगले दशक या उसके आसपास हकीकत बन पाएगी, हमें नहीं पता, क्योंकि यह तकनीक अभी जिस पैमाने पर रोल्स रॉयस इसे देख रही है, उस स्तर पर यह अभी तक व्यावसायिक रूप से काफी हद तक साबित नहीं हुई है और जरूरत का भी सिर्फ अनुमान है। सिर्फ इसलिए कि यह अभी सबसे उन्नत है, इसका मतलब नहीं कि इसे 1-2 दशक में कोई दूसरी तकनीक पीछे नहीं छोड़ सकती। क्या मॉड्यूलर रिएक्टर पारंपरिक परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी तकनीकों के बीच का एक मध्यवर्ती विकास चरण है? वैश्विक ऊर्जा बाजारों की बात करें तो हर संभावित ऊर्जा समाधान के अपने अपने खास उपयोग होंगे, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि रोल्स रॉयस ने इस छोटे मॉड्यूलर विकल्प पर काफी दांव लगाया है। अगर ये तकनीक अपेक्षाकृत सीमित दायरे की साबित होती है और उतनी व्यापक रूप से अपनाई नहीं जाती जितना कुछ समर्थक सोचते हैं, तो रोल्स रॉयस और वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने ऐसी चीज पर बहुत पैसा खर्च कर दिया होगा जो ना तो बहुत उपयोगी होगी, ना ही मुनाफे के लिहाज से खास फायदेमंद। यूके में हम इसे आम मंगलवार की तरह मानते हैं, लेकिन अगर बाजार रोल्स रॉयस के पक्ष में जाता है तो इस पर गलत दाव लगना खास तौर पर कड़वा साबित होगा। इस तकनीक के फायदे जितने हैं, वैसे ही नुकसान और चिंताएं भी इसके नाम से जुड़ी हैं, यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। पहले स्मॉल को समझते हैं। सिद्धांत रूप में इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये रिएक्टर पारंपरिक पावर प्लांट से छोटे हैं। दरअसल हमने इसके फायदों के बारे में करीब 5 मिनट पहले ही चर्चा की थी। लेकिन इसकी कुछ लागतें भी हैं। ये बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जितनी ऊर्जा नहीं बना सकते। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि रोल्स रॉयस के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर असल में इतने छोटे नहीं हैं। नाम भ्रामक है। मेरा मतलब है, हाँ, ये आज के विशाल न्यूक्लियर साइट्स के मुकाबले काफी छोटे हैं। रोल्स रॉयस एसएमआर 470 मेगावाट यूनिट जो वे स्वीडन के लिए बना रहे हैं, एसएमआर मानकों के अनुसार भी काफी बड़ी है। एसएमआर वो यूनिट होती है जिसकी क्षमता 300 मेगावाट से कम होती है। माइक्रो रिएक्टर बनने पर यह 10 मेगावाट तक जा सकती है। रोल्स रॉयस के एसएमआर लगभग उतने बड़े हैं जितना 1970 के दशक में स्वीडन में बना पहला ऑस्करशम रिएक्टर। ध्यान रखें, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कार पर बांध सकें, बैकपैक में रख सकें या डेटा सेंटर के किनारे लगा सकें। ऑस्करशम रिएक्टर इतने बड़े हैं कि वे बहुत बड़े गोदाम जितने कमरों की जगह घेरते हैं। खुद प्लांट जिसमें कई फुल साइज रिएक्टर होते हैं, काफी जगह घेरते हैं। यानी एसएमआर्स भी तब तक ज्यादा जगह लेंगे जब तक टेक्नोलॉजी और नहीं छोटी होती। क्या ये अभी भी एक औद्योगिक एस्टेट में आराम से फिट हो सकता है, किसी बड़े वाले में? हाँ, लेकिन ये पॉकेट या कार इंजन साइज का समाधान नहीं है जैसा लोग एसएमआर्स के लिए सोचते हैं। सामान्य तौर पर यह मुख्य बात आकार नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि यह एक पारंपरिक पैमाने का पावर स्टेशन है जिसे आधुनिक समय के विशालकाय विकल्पों की तुलना में छोटा और अधिक आसानी से बार बार बनाया जा सकता है। एसएमआर्स को छोटे से ज्यादा मॉड्यूलर समझें। अब जब मॉड्यूलर की बात है तो उसी पर चर्चा करें। ये तथ्य कि ये मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, रोल्स और उनकी कंपनी की पेशकश का एक बड़ा आकर्षण है जिसमें कई फायदे शामिल हैं। लेकिन इसके भी नुकसान हैं, जैसे ब्रिटेन की परियोजना को सहयोगी देशों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय समन्वय चाहिए। दोस्त या दुश्मन, इस परियोजना का अंतरराष्ट्रीय तत्व बाधित हो सकता है। देशों के बीच सहनशीलता मानक पूरी तरह मेल खाने चाहिए, नहीं तो हर कदम महंगी गलती बन सकता है। वे तकनीक की मांग के उतार चढ़ाव के प्रति भी संवेदनशील हैं। अगर स्वीडन ऑर्डर घटाता है, चेकिया में सरकार बदलती है या यूके कार्यक्रम टालता है, तो फैक्ट्री अचानक इतनी कम इकाइयां बनाने लग सकती है कि सस्ती नहीं रह पाएगी। लागत बढ़ने पर खरीदार घबरा जाते हैं, ऑर्डर कम हो जाते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हालात बुरे हो जाते हैं। रोल्स रॉयस मानता है कि ये उतार चढ़ाव इस क्षेत्र पर कब्जा करने में बाधा नहीं बनेंगे। जोखिम मौजूद हैं और क्षेत्र के शुरुआती चरण में होने के कारण ये समस्याएं इसे शुरू होने से पहले ही रोक सकती हैं। अगर सब कुछ सही चले
तो समस्या नहीं है, ये जोखिम बना रहता है क्योंकि नई ऊर्जा तकनीकें आ रही हैं। सप्लाई चेन की समस्या खासकर अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण में बनी रहेगी। अगर प्रेशर वेसल की वेल्डिंग में दोष, मटेरियल सर्टिफिकेट्स फर्जी हों या कंपोनेंट में खामी मिले तो पूरी फ्लीट की डिलीवरी रुक सकती है या हर जगह निरीक्षण जरूरी हो सकता है और इसे ठीक करने में बहुत पैसा खर्च होगा। इस बीच नए सप्लायर को यह दिखाना पड़ सकता है कि वो सही मानकों, रिकॉर्ड्स, मटेरियल्स, ट्रेसबिलिटी, निरीक्षण और सर्टिफिकेशन के साथ कंपोनेंट्स बना सकता है, वो भी ऐसे सेक्टर के लिए जो शायद ही अस्तित्व में है। ये घरेलू स्तर पर सही हो सकता है, पर अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के लिए जरूरी नहीं। विभिन्न देशों के पास न्यूक्लियर पावर को लेकर अलग-अलग सुरक्षा नियम है, जो पूरे यूरोप में एसएमआर को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा बनने की संभावना है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण IAEA के दिशा निर्देशों के खिलाफ है, जो हर देश को परमाणु सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने को कहते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, जहां संभव हो, लगभग 80% सामंजस्य बनाएं। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसके लिए दूसरे देशों के साथ बहुत ज्यादा समन्वय की जरूरत होती है और जैसे ही आप सीमाएं पार करते हैं, ये ओवरलैपिंग बहुत जल्दी उलझन भरी हो सकती है। दुश्मन देशों की बात करें तो रूस और चीन जैसे देश भी अब इस तकनीक को बड़े पैमाने और तेजी से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के पास व्यक्तिगत सुरक्षा के वही मानक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कुछ जाने भी जाएं, शासन को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वे तेजी से तकनीक विकसित कर सकें। ये सचमुच आगे बढ़ो या पीछे छूट जाओ की स्थिति है। ब्रिटिश लोग समय से आगे रहना चाहते हैं, ये उनकी सही सोच है। कहना आसान है, करना मुश्किल। भू राजनीतिक नजरिए से ये सप्लाई चेन पूरे निर्माण चक्र में एकल विफलता बिंदु बन सकती हैं। यद्यपि उद्योग जरूरत पड़ने पर दिशा बदल सकता है, फिर भी ये दुश्मन देशों का निशाना बनता है, खासकर जब इसमें परमाणु ढांचा हो, तब डर बढ़ जाता है। विफलता का बिंदु अब भी है, ये बस ऊर्जा उत्पादन पक्ष से विनिर्माण पक्ष में स्थानांतरित होता है। और आखिरी है रिएक्टर। दिन के अंत में ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इसका मतलब दो बातें हैं। एक ये कि ये केवल एक हद तक ही सुरक्षित हो सकते हैं। ये तकनीक इतनी नई है कि इसकी सुरक्षा प्रणालियां अब तक व्यावसायिक माहौल में पूरी तरह नहीं परखी गई हैं। हालांकि इन्हें इस तरह बनाया गया है कि ग्रिड फेल होने पर भी सुरक्षित बंद हो जाएं, फिर भी मानवीय गलती की संभावना रहती है। चेरनोबिल भी नहीं होना चाहिए था। कोई भी परमाणु अवसंरचना हमेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकती, जिससे आसपास रहने वाले कुछ लोग चिंतित होकर विस्तार का विरोध करेंगे। रिएक्टर होने का एक और बड़ा पहलू है कि लॉजिस्टिक्स अब भी मौजूद हैं, चाहे वे बैकग्राउंड में हों। क्रेन, सड़कें, पावर स्टोरेज मॉड्यूल्स को हर जगह ले जाने के लिए कंक्रीट का परिवहन और सब कुछ चलाने के लिए भारी मात्रा में मानव शक्ति। इनमें से किसी एक क्षेत्र में समस्या आने का मतलब है कि पूरा काम अचानक रुक सकता है। इससे निपटने को सप्लाई चेन मजबूत और विविध होनी चाहिए, लेकिन यह विशेषीकृत तकनीक है। अगर आपको कोई जरूरी पुर्जा चाहिए जो कहीं और शिपिंग कंटेनर में फंसा है, तो आप सीधे मॉड्यूलर रिएक्टर्स RS जैसी दुकान नहीं जा सकते। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस दुनिया से अलग नहीं हो सकता जिसमें वो बनता है। आखिरकार इन प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ खास मुद्दे हैं जो अभी मौजूद हैं और जिन देशों की इसमें भागीदारी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस विकास में समय लगेगा। ये प्रोजेक्ट्स है जिनके परिणाम आने में लगभग 1 दशक लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यूनाइटेड किंगडम और उसके सहयोगी साझेदार इन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिबद्ध हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें यह प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी, जो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स देंगे। ध्यान रहे, हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अब वो काम नहीं करते, कम से कम बहुत अच्छे से तो बिल्कुल नहीं। रोल्स रॉयस, शुक्र है, यहां सबसे काबिल पक्ष है, लेकिन यूके सरकार द्वारा मंजूर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अभी भी लंबे, खिंचे हुए और महंगे बखेड़े का पर्याय ही मानते हैं। मेरा मतलब है, जैसे HS2 रेलवे जो अब तक अधूरी है और पूरी होने पर भी बेकार रहेगी। यूके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बदनाम है, तो अगर कोई इस तरह के मौके को खराब कर सकता है तो वो वेस्टमिंस्टर ही है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जापानी प्रोजेक्ट पर
यूके सरकार ने रोल्स रॉयस के साथ वित्तीय सहायता पर चर्चा की है, जिसमें करदाताओं के समर्थन वाले कर्ज भी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ब्रिटिश जनता को ऐसी चीज का खर्च उठाना होगा जिससे अगले दशक तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। आखिरकार नवाचार तो नवाचार ही है, लेकिन ये शायद एक और वजह है कि यूके के लिए ये कामयाब होना जरूरी है। जापान तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के लिए संसाधन कम हैं और जनता यूके की तरह परमाणु ऊर्जा को लेकर अब भी सतर्क है, खासकर क्योंकि फुकुशिमा हादसे को 2 दशक भी नहीं हुए हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक राजनीतिक पार्टियां उभरने से ये परियोजनाएं शुरू होने से पहले ही राजनीतिक प्रभाव से रुक सकती हैं, और फिर आपने इतनी सारी पैसा और विकास की सारी मेहनत बिना किसी कारण के किसी चीज पर खर्च कर दिया। यूके के लिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जनता और सरकार दोनों लगातार इस तकनीक में नवाचार के लिए प्रतिबद्ध रहने का चुनाव करते रहें, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सुरक्षा चाहिए जो यूके के पास नहीं है, जिससे ऐसी परियोजनाएं कमजोर रहती हैं। जैसा आप देख सकते हैं, SMRs, AMRs और यूके की इन्हें बनाने की कोशिशें पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। ये भविष्य की ऊर्जा तकनीक के सबसे आगे हैं और इनमें बहुत बड़े स्तर पर लाभकारी और व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता है, लेकिन इनके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है ताकि प्रोजेक्ट्स के बढ़ने पर हम यथार्थवादी बने रहें। आगे इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम यूके को इस बेहतरीन आइडिया को एक इंडस्ट्री लीडिंग हकीकत में बदलते हुए कैसे देखेंगे? खैर, इसकी शुरुआत रोल्स जो अभी कर रहे हैं उससे होती है। चेक और स्वीडन के लोगों के साथ मिलकर रिएक्टर बनाना, ज्ञान साझा करना, एक दूसरे की सप्लाई चेन नेटवर्क्स में मदद करना और जब कोई समस्या आए तो मिलकर उसका हल निकालना। चीजें अक्सर खराब होती हैं। अगला कदम है कि रिएक्टर स्वीडन में साइट पर योजना के अनुसार बने। उन्हें चालू और संचालन में लाना इस बात का बेहतरीन प्रमाण होगा कि इस तरह की परियोजना को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। यूके भी घरेलू उपयोग के लिए अपने खुद के SMR विकसित कर रहा है। वाइल्फा नॉर्थ वेल्स में पहला रिएक्टर बनने की संभावना है और इससे निर्माण व सप्लाई चेन में हजारों नौकरियां मिल सकती हैं। यदि सब योजना के अनुसार हुआ तो 2030 के दशक के मध्य तक पहले SMR यूनिट्स चालू हो जाएंगे। एब्बा बुश, स्वीडन की प्रधानमंत्री, ने कहा था कि उनका देश कम से कम 10 से 15 रिएक्टर खरीदने के लिए एक साथ आना चाहता है। अगर पहले 3 ठीक चलते हैं तो रोल्स को अच्छा बिजनेस मिल सकता है। इस साल सितंबर में स्वीडन में चुनाव हैं और अगर जीतने वाली पार्टी परमाणु ऊर्जा को लेकर संदेह करती है तो इसे बेचना मुश्किल होगा। यही हकीकत है। लेकिन हर देश जो इस पैन यूरोपियन SMR प्रोजेक्ट में शामिल होता है, उसके साथ अगर कोई बाहर भी निकलता है तो प्रोजेक्ट के पूरा होने का जोखिम कम हो जाएगा। रोल्स रॉयल्स के लिए असली चुनौती अब शुरू हुई है, क्योंकि उसे इन रिएक्टरों के लिए अन्य देशों को भी अपनी सोच से जोड़ना है। जापान अपनी AMRs विशेषज्ञता के दम पर एक अहम सहयोगी साबित होगा, जिससे यूके आने वाले वर्षों तक इस शानदार तकनीक की अग्रिम पंक्ति में बना रह सकेगा। आगे क्या होगा, कौन जानता है? मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स, वैश्विक परमाणु दिशा निर्देश, प्रशांत महासागर में गॉडजिला से लड़ाई। आखिरी बात शायद संभव नहीं, लेकिन एहतियात के लिए जापानियों का साथ अच्छा है। मुझे यकीन है यूके सरकार एक विशाल गुरिल्ला को उपाय मानने पर विचार कर रही होगी। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो बस यही सीखें। मॉड्यूलर रिएक्टर आ रहे हैं, यही भविष्य है। ये ब्रिटिश है जो शानदार है। बिल्कुल सही ब्रो। देखने के लिए धन्यवाद।